नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो किसी भी बिजनेस डील या अधिग्रहण से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये कहानी है कि कैसे एक प्राइवेट कंपनी ने सिर्फ कानूनी दस्तावेजों के दम पर दुनिया के सबसे अमीर इलाकों में से एक पर अपना कब्जा जमा लिया। बिल्कुल सही, जीता नहीं गया, हासिल किया गया। ये कहानी देखिए सिर्फ तलवारों और तोपों की नहीं है, बल्कि ये कानूनी और आर्थिक दांव पेच की एक ऐसी कहानी है जिसने भारत का मुकद्दर हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इस पूरी कहानी के दिल में कह सकते हैं एक दस्तावेज है, एक संधि, एक ट्रीटी, जिस पर 1765 में दस्तखत हुए और जिसने कुछ व्यापारियों के एक ग्रुप को शासक बना दिया। तो हुआ ये कि इलाहाबाद की संधि ने कंपनी को दीवानी राइट्स दे दिए, मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स वसूलने का कानूनी हक। यही वो नींव थी जिस पर ब्रिटिश राज की पूरी इमारत खड़ी हुई। पर सवाल तो यही उठता है, आखिर कोई सम्राट एक विदेशी ट्रेडिंग कंपनी को ऐसा अधिकार देगा ही क्यों? तो इस सौदेबाजी की मेज पर बैठा कौन था? देखिए, एक तरफ थे शाह आलम द्वितीय नाम के सम्राट, पर असल में उनके पास कोई साम्राज्य था ही नहीं। लड़ाई हार चुके थे और अपनी जान की सलामती के लिए भी कंपनी पर ही निर्भर थे। और दूसरी तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी, रॉबर्ट क्लाइव के साथ, जिसके पास अपनी एक जबरदस्त प्राइवेट आर्मी थी और जिसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। मतलब ये कोई बराबरी का सौदा तो बिल्कुल नहीं था। लेकिन ये साम्राज्य हमेशा से इतना लाचार नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। ये समझने के लिए कि कंपनी के हाथ आखिर लगा क्या था, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, करीब 240 साल पीछे, जब इस साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी। तारीख थी 21 अप्रैल 1526, जगह पानीपत का मैदान। यहीं से उस मुगल सल्तनत का जन्म हुआ जिसे दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक बनना था। 1765 की उस बेबसी से एकदम उलट ये एक बहुत ही जबरदस्त और शक्तिशाली शुरुआत थी। अब ये देखिए, ये वाकई में हैरान करने वाला है। बाबर के पास महज 15,000 के करीब सैनिक और सामने इब्राहिम लोधी की 1 लाख सैनिकों और 1,000 हाथियों की विशाल सेना। तो सवाल फिर वही है, आखिर बाबर जीता कैसे? जवाब संख्या में नहीं था, जवाब था रणनीति और टेक्नोलॉजी में। देखिए, बाबर के पास एक सीक्रेट वेपन था, इनोवेशन। उन्होंने अराबा नाम की एक कमाल की रणनीति अपनाई। इसमें क्या होता था कि गाड़ियों को रस्सियों से बांधकर एक चलता फिरता किला बना दिया जाता था। फिर थी तुलुगमा पॉलिसी, जिससे दुश्मन को दोनों तरफ से घेरा जा सकता था। लेकिन असली गेम चेंजर था तोपखाना, तोपें। जरा सोचिए उन हाथियों का क्या हुआ होगा जिन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार तोपों की गगनभेदी आवाज सुनी होगी। वो ऐसे घबराए कि अपनी ही सेना को रौंदते हुए भाग खड़े हुए। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक टेक्नोलॉजिकल क्रांति थी जिसने हिंदुस्तान में जंग का नक्शा ही बदल दिया। तो सवाल ये है कि बाबर का बनाया हुआ ये इतना मजबूत साम्राज्य इतना कमजोर कैसे पड़ गया कि एक कंपनी ने उसे खरीद लिया? जवाब सीधा है, पतन हमेशा अंदर से शुरू होता है। देखिए, 1707 में औरंगजेब की मौत के साथ ही साम्राज्य में दरारें पड़नी शुरू हो गई। गद्दी के लिए खूनी लड़ाइयां होने लगीं, दरबार में गुट बन गए और कठपुतली बादशाहों का दौर शुरू हो गया, जो आते थे और चले जाते थे। और फिर 1739 में एक बहुत बड़ा झटका लगा। नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और वो सिर्फ खजाना ही नहीं बल्कि साम्राज्य का मान सम्मान भी लूट कर ले गया। तो जब 1759 में शाह आलम द्वितीय गद्दी पर बैठे, तब तक कह सकते हैं कि दिल्ली की हुकूमत लगभग खत्म हो चुकी थी। उस वक्त की एक फारसी कहावत है जो सब कुछ बयां कर देती है, सल्तनत शाह आलम अज दिल्ली ता पालम। मतलब शाह आलम का साम्राज्य दिल्ली से बस कुछ मील दूर पालम तक ही बचा था। सोचिए, एक इतने बड़े साम्राज्य का ये हाल हो गया था, एकदम खोखला। और इसी खालीपन को भरने के लिए, इसी राजनीतिक शून्य में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एंट्री ली। तो चलिए अब समझते हैं उस शातिर तरीके को जिसका इस्तेमाल करके कंपनी ने बिना कोई बड़ी जंग लड़े एक पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया। तो कंपनी का मास्टर स्ट्रोक क्या था? ये सारा खेल एक कानूनी शब्द पर टिका था, दीवानी। इसका सीधा मतलब था कि कंपनी अब सिर्फ एक कारोबारी नहीं थी, वो अब आधिकारिक तौर पर सम्राट के नाम पर टैक्स वसूलने वाली एजेंसी थी। ये एक बहुत ही शानदार चाल थी। इससे वो लुटेरे नहीं बल्कि कानून के रखवाले नजर आने लगे। अब जरा पैसों का हिसाब किताब देखिए।
कंपनी ने बंगाल से साल का 30 लाख पाउंड से भी ज्यादा का रेवेन्यू इकट्ठा किया और इसके बदले में सम्राट को क्या मिला? सिर्फ 2,60,000 पाउंड। मतलब कुल कमाई का 9% से भी कम। ये कोई सौदा नहीं था, ये तो एक तरह से कानूनी डकैती थी। और इस सौदे ने एक बहुत ही अजीब सिस्टम को जन्म दिया जिसे दोहरी प्रणाली या डुअल सिस्टम कहते हैं। ये बड़ी चालाकी से बनाया गया था। देखिए, कंपनी ने दीवानी यानी सारा पैसा और सारी ताकत अपने पास रख ली, और नवाब को क्या मिला? निजामत यानी कानून व्यवस्था और एडमिनिस्ट्रेशन की सारी जिम्मेदारियां। लेकिन इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कोई पैसा नहीं। तो नतीजा क्या हुआ? ताकत कंपनी के पास और सारी जिम्मेदारी नवाब के सिर। और इस सिस्टम के जो नतीजे हुए वो बहुत भयानक थे और बहुत जल्दी सामने आए। जब ताकत बिना जिम्मेदारी के आती है तो उसकी कीमत हमेशा आम जनता ही चुकाती है। स्क्रीन पर एक नंबर है, एक पल के लिए बस इस नंबर को देखिए, 1 करोड़। ये 1770 के बंगाल के उस भयानक अकाल में मरने वालों का अंदाजा है। ये अकाल उस संधि के ठीक 5 साल बाद आया था। बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। और ये सिर्फ कुदरत का कहर नहीं था, इस तबाही के पीछे सीधे सीधे कंपनी की नीतियां थीं। कैसे? देखिए, फसलें बर्बाद हो रही थीं, लेकिन कंपनी ने टैक्स वसूलना कम नहीं किया। उल्टा कंपनी के अफसरों ने मुनाफा कमाने के लिए अनाज जमा करना शुरू कर दिया, जिससे कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। लोग भूख से तड़प तड़प कर मर रहे थे, लेकिन बंगाल से अनाज बाहर भेजा जा रहा था। और पहले के भारतीय शासकों की तरह कंपनी ने लोगों को बचाने के लिए, राहत के लिए कोई कदम नहीं उठाया। मतलब जब लोग मर रहे थे तब कंपनी अपना मुनाफा गिन रही थी। और ये सब हमें कहानी के उस बुनियादी सवाल पर वापस ले आता है जो आज भी उतना ही जरूरी है। जब कोई कॉरपोरेशन, कोई कंपनी एक देश जितनी ताकतवर हो जाती है तो उसके फैसलों से होने वाली तबाही की जिम्मेदारी आखिर कौन लेता है?